बच्चों, ये आपको भली भांति विदित है कि आपके सेकेंड ईयर का जो सेकंड पेपर है सोशल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स का, उसमें पिछले 2 महीनों से हम सामाजिक समस्या के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने ये जानने की चेष्टा की कि सामाजिक समस्या क्या है। सर्वप्रथम हमने ये जाना था और यही हमारी आधार भूमि थी। बिना आधार भूमि के हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये बात प्रश्न योग्य है ही नहीं। किसी भी समस्या के बारे में जानने से पूर्व उस समस्या की अवधारणाओं को समझना अति आवश्यक है। हमने ये जाना और समझा था कि सामाजिक समस्या एक ऐसी अवधारणा है जिससे समाज का और विश्व का ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है, कोई समाज नहीं है, कोई ऐसा काल नहीं रहा। इतिहास के पृष्ठों को अगर हम पलट के देख लेते हैं तो हम ये जान सकते हैं कि ऐसा कोई भी समय नहीं रहा जब समाज में सामाजिक समस्याएं नहीं हुई हों। यद्यपि उनके प्रारूप, उनकी संरचना, उनका जो आकार है, वो स्वरूप है, वो हर बार अलग अलग रहा है। वो समाज की संरचना पर बहुत अधिक निर्भर करता है। जैसे आज के समय में साइबर क्राइम बहुत अधिक होता है, लेकिन क्या आप आज से 50 वर्ष पूर्व ये कल्पना कर सकते थे साइबर क्राइम होता क्या है? इसकी भी अवधारणा किसी को विदित नहीं थी। तो समय के हिसाब से, परिस्थितियों के अनुरूप अपराध की अवधारणा, अपराध का स्वरूप परिवर्तित होता रहता है, परंतु अपराध थे, हैं और रहेंगे। यद्यपि उनकी मात्रा, उनकी दर अलग अलग हो सकती है। जैसे अपराध की जब हम बात करते हैं तो जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर अपराध की दर बहुत कम है, हमारी कल्पना से भी कम है। लेकिन कई देश ऐसे हैं जहाँ पर बहुत अधिक अपराध होते हैं। अपराध के स्वरूप भी अलग अलग जगह, अलग अलग देशों में अलग अलग हैं। ये सब हमने जाना और समझा था। तत्पश्चात हमने निर्धनता की अवधारणा को जाना था और उसको दूर करने के लिए, गरीबी रेखा को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, सरकार की विभिन्न योजनाएं कौन सी हैं, इसको जाना और समझा था हमने। अब उसके बाद हमने पिछले 2 सप्ताह से हमने किस चीज़ को जाना था? हमने अपराध में हमने जाना था कि जो बाल अपराध क्या होता है, अपराध क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हमने समझेंगे, इन तथ्यों को समझने की चेष्टा की थी। और चूँकि हम ये सब पढ़ चुके हैं और उसके बाद हमने देखिए, हम बहुत तेज़ी से, तीव्र गति से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एड्स की समस्या को भी जाना था। एड्स के बारे में भी हमने बहुत विस्तार से पढ़ा था। हमने सरकारी स्तर पर कौन कौन से प्रयास हो रहे हैं एड्स को दूर करने के, वो भी जाना था। अब हम एक नई समस्या के बारे में आज जानने और समझने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, मादक द्रव्यों का प्रयोग। मादक द्रव्य क्या है, ये आप हर बच्चा जानता है। मादक द्रव्यों के अलग अलग रूप होते हैं, ये भी बच्चे जानते हैं, ठीक है। अब एक समाज में जिस मादक द्रव्य को बड़ी घृणा से देखा जाता है, उसका सेवन करने वाले व्यक्ति को तिरस्कृत माना जाता है, वहीं कुछ समाजों में उस मादक द्रव्य का प्रयोग करने पर समाज में इतनी घृणास्पद स्थिति नहीं होती है, ठीक है। लेकिन मादक द्रव्य है क्या, ये किस प्रकार से कार्य करता है? तो इस संबंध में अगर हम देखते हैं तो मादक द्रव्य के बारे में कि मादक पदार्थ का जो सेवन मनुष्य के स्नायु तंत्र को प्रभावित करता है। इसके सेवन से शरीर कष्ट या मनोव्यथा से मुक्ति मिलती है, लेकिन मौज मस्ती एवं असीमित एवं निरंतर प्रयोग से हानिकारक प्रभाव भी डालने लगते हैं। ये स्पष्ट कर, मादक द्रव्य जब हम लेते हैं, किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य, कौन कौन से मादक द्रव्य होते हैं इसके बारे में तो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जब हम मादक द्रव्य का अगर कोई व्यक्ति प्रयोग करता है, उसे ग्रहण करता है, तो उसके स्नायु तंत्र प्रभावित होते हैं, वो शिथिल हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसकी चेतन अवस्था समाप्त होने लगती है, शून्य होने लगती है। अब जब चेतन अवस्था ही शून्य होने लगेगी तो उस व्यक्ति को जो भी कष्ट है, जो भी पीड़ा है, जो भी उसकी मनोव्यथा है, वह स्वतः ही समाप्त होती चली जाएगी उसकी। लेकिन जैसे उस मादक द्रव्य का जो असर है वो खत्म होगा तो वापस उसकी पीड़ा उजागर हो जाएगी। तो कई लोग अधिकतर जो मादक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, 2 कैटेगरी हैं, 2 श्रेणी हैं। एक तो वो लोग मादक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं जो अपने कष्ट को, अपनी मनोव्यथाओं को दूर करने के लिए इसे एक रास्ता मानते हैं, और दूसरे वो लोग जो सिर्फ शौकिया इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन कोई भी मादक द्रव्य हो,
एक सीमा से अधिक प्रयोग करने पर वो हानिकारक प्रभाव डालने लगता है। औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया, आधुनिक जीवन शैली, तनाववादी मनुष्य के कारण ना मनुष्य ने नशीले पदार्थों का सेवन करना शुरू कर दिया, क्योंकि आधुनिक जो जीवन पद्धति है उसमें कट थ्रोट कंपटीशन है, दैट मीन्स गला काट प्रतियोगिता है। एक दूसरे को गिरा कर ऊपर चढ़ने की जो ललक है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा कर भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की जो इच्छा है, उससे व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगा है, बहुत अधिक तनाव में रहने लगा है। और ऐसी स्थिति में जो ये अल्कोहल है, जो ड्रग्स हैं, वो एक बहुत इजी एडॉप्शन उसका शुरू इसलिए हो जाता है क्योंकि एक बहुत इजी मोड नज़र आता है अपने स्ट्रेस को कम करने का, परंतु इसका बहुत घातक असर है, ये सर्वे देता है। बावजूद इसका प्रयोग होता है और धड़के से होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि इससे मैं स्ट्रेस फ्री हो गया हूँ, जो व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता है। लेकिन इसके कितने नकारात्मक प्रभाव हैं आप भली भांति जानते हैं कि व्यसन के कारण व्यक्ति का पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन तो दुष्कर होता ही है, परंतु धीरे धीरे वो ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार के पदार्थों को ग्रहण करता है, मादक द्रव्यों को ग्रहण करता है, वो व्यक्ति एक ऐसे समूह का सदस्य बन जाता है जो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जिनका करेक्टर कहीं ना कहीं डिमोलिश होने लगता है, ख़त्म होने लगता है, चरित्र हनन होने लगता है। और क्योंकि व्यक्ति की जब ये एडिक्शन बन जाता है तो व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। आपको जब आप दुष्कर्म से संबंधित विभिन्न अध्ययन पढ़ेंगे तो आपकी जानकारी में ये आएगा कि जब छोटी बच्चों के साथ जो लोग दुष्कर्म करते हैं, अधिकतर वो नशे के आदी होते हैं, और ऐसी अवस्था में क्योंकि नशा आपके सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर देता है। ठीक है, अभी देखिए मैं बार बार आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप भावी समाजशास्त्री हैं, आप और मैं, हम लोग समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं। समाजशास्त्र के विद्यार्थी अगर समाचार पत्रों को पढ़ते हैं तो दिन प्रतिदिन समाज में किस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं उसके बारे में उन्हें भली भांति ज्ञान हो जाता है, और ये ज्ञान ही उन्हें समाज के प्रति एक परिदृश्य उपलब्ध कराता है कि किस प्रकार से समाज में विघटन की अवस्था हो रही है। तो अगर मैं गलत नहीं तो लगभग 1 महीने पुरानी बात होगी, दिल्ली में एक 5 या 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई, और इतनी विभत्स तरीके से उस बच्ची को नुकसान पहुंचाया गया। सिर्फ दुष्कर्म ही नहीं किया गया, उसके इंटरनल पार्ट्स को भी ख़त्म करने की कोशिश की, और जिसने दुष्कर्म किया था वो उसे मरा हुआ समझकर उसे छोड़ के चला गया। लेकिन यहाँ पर जिस बात को लेकर मैंने जिक्र किया कि जिस व्यक्ति ने दुष्कर्म किया था वो व्यक्ति उस वक्त नशे में था, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसका ये अपराध क्षम्य है, क्षमा योग्य नहीं, उसे वही सज़ा मिलेगी जो दुष्कर्मी को मिलती है। परंतु कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति इस चीज़ का एडिक्ट हो जाता है, मादक द्रव्यों को लेने का एडिक्ट हो जाता है, उसके सोचने समझने की शक्ति पूर्णतः धीरे धीरे करके बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और वो कहीं ना कहीं एक जीवित व्यक्ति होते हुए भी पशुवत जीवन जीने लगता है, उसके अपराध प्रवृत्ति बढ़ जाती है, और वो एक चरित्रहीनता की संस्कृति का वाहक बन जाता है। और ऐसे जो बच्चे हैं, ऐसे जो युवा हैं, वो कई बार आतंकवादी एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भी लिप्त हो जाते हैं। तो मादक पदार्थों का व्यसन एक गंभीर समस्या है, और इसमें अल्पकालिक तो सुख है, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति अपनी सारी चिंताओं को छोड़ के एक इमेजिनेटरी वर्ल्ड में घूमना शुरू कर देता है, एक कल्पना से भरे हुए संसार में घूमना शुरू कर देता है और अपनी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। परंतु इसका बहुत अधिक घातक परिणाम होता है व्यक्ति शरीर से, और न सिर्फ शरीर से ही नष्ट नहीं होता, उसका सामाजिक वृत्ति जो उसकी वो विलुप्त हो जाती है, और वो विभिन्न प्रकार के अपराधों में लिप्त हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे इसका अर्थ क्या है। यद्यपि समाज में मादक पदार्थों का सेवन सदियों से हो रहा है, अलग अलग नाम दिए जाते हैं,
कोई सा भी युग रहा हो, मादक पदार्थों के अलग अलग प्रकार का प्रयोग होता है, जिसमें से मुख्य रूप से परंपरागत नशीले पदार्थ जैसे अफीम, चरस, गांजा, ये सब प्रयोग में आते गए हैं। लेकिन वर्तमान में जो बहुत घातक हैं वो हैं हेरोइन, ब्राउन शुगर, स्मैक आदि का भी प्रचलन बढ़ गया है, जिससे इन पदार्थों का अवैध रूप से क्रय विक्रय और बिक्री भी बढ़ी है। यदि नशा करने हेतु व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो सिर्फ उसका व्यक्तिगत, जो बात मैंने आपसे कही कि उसका सिर्फ पर्सनल लॉस नहीं होगा, उसका व्यक्तिगत विघटन नहीं होगा, उसके जीवन में अनेकानेक सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन विशेषज्ञ समिति कब 1950 में उन्होंने क्या कहा था कि मादक व्यसन नित्यकालिक अथवा दीर्घ स्थायी नशे की वह दशा है जिसे किसी द्रव्य के बारंबार सेवा से उत्पन्न होती है। अब नशीले पदार्थों में एक ऐसा रासायनिक तत्व होता है जो व्यक्तियों की क्रियाओं को इस प्रकार से प्रभावित करता है कि उससे उसका मस्तिष्क और स्नायु मंडल प्रभावित होते हैं तथा व्यक्ति उन पदार्थों का धीरे धीरे आदी होता चला जाता है। व्यसन या एडिक्शन क्या कहते हैं कि जिस चीज़ का वो शरीर इतना आदी हो जाए कि उसके बगैर वो अपनी नॉर्मल लाइफ को, एक सामान्य जीवन को नहीं जी पाए। व्यसनी व्यक्ति के शरीर संचालन के लिए इन पदार्थों का सेवन करता है और जैसे ही वो उस व्यसन को छोड़ने का प्रयास करता है तो उसका वो शरीर संचालन भी बाधित होता है। तो ये व्यसन मुख्य रूप से, इस व्यसन के मुख्य रूप से 3 लक्षण हैं। कौन कौन से हैं? पहला, मादक पदार्थों के सेवन की उत्कृष्ट इच्छा होना और उन्हें किसी प्रकार से प्राप्त करने का प्रयास करना, ठीक है। दूसरा, नशीले पदार्थों के सेवन की मात्रा को निरंतर बढ़ाने की प्रवृत्ति। और तीसरा, इन पदार्थों के प्रभाव के परिणामस्वरूप शारीरिक एवं मानसिक निर्भरता का होना। पहला पॉइंट स्पष्ट हो गया कि इन पदार्थों को लेने की इतनी ईगरनेस होती है, इतनी डिज़ायर होती है, इतनी व्याकुलता होती है, अकुलाहट होती है कि व्यक्ति उसे हर स्थिति में प्राप्त करने का प्रयास करता है। और नशीले पदार्थों का प्रयोग धीरे धीरे इसके सेवन की मात्रा भी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि शरीर इसका इतना अधिक आदी हो जाता है कि उसके बगैर वो अपने जीवन की कल्पना नहीं कर पाता। और इन पदार्थों के प्रभाव के परिणामस्वरूप व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से इतना अधिक निर्भर हो जाता है कि ही कुड नॉट इमेजिन हिज और हर लाइफ विदाउट देयर एडिक्शन, वॉट एवर इट इज़ द मोड इज़ ड्रग एडिक्शन। तो वो किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो सकता है, वो उसके बगैर, चाहे वो शराब पीना हो या स्मैक का प्रयोग करना हो। अतः स्पष्ट है कि व्यसन जो शब्द है, एडिक्शन जो शब्द है, वो नशीले पदार्थों की नशीले पदार्थों पर शारीरिक निर्भरता को प्रकट करता है, ठीक है। और इसे एक विश्वव्यापी समस्या के रूप में देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि वो विश्व के किसी एक हिस्से में हो रहा है। जिस प्रकार से देखिए, हम निरंतर इस बात की बात हमने प्रथम कक्षा में की थी, सामाजिक समस्या क्या है। तो सामाजिक समस्या के जितने भी रूपों की हम चर्चा कर रहे हैं वो किसी न किसी रूप में प्रत्येक देश में, प्रत्येक समाज में विद्यमान है। अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मादक पदार्थ या ड्रग्स एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसमें व्यक्ति का मस्तिष्क एवं स्नायु मंडल प्रभावित होता है, ये हम जान चुके। जबकि समाजशास्त्री दृष्टि से देखा जाए तो ये पदार्थ एक आदत निर्माण करने में, एक हैबिट बनाने में आपको सहायक माना जाता है और जिससे उस पदार्थ पर व्यक्ति की शारीरिक निर्भरता इतनी अधिक हो जाती है कि वो शारीरिक निर्भरता उसकी कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती है। व्यक्ति उस तथाकथित सुख का इस प्रकार से आदी हो जाता है कि व्यक्ति समाज से अलग हटकर एक अलग ही अपना स्वयं का संसार रचने लगता है। अब मादक द्रव्यों के क्या प्रकार एवं प्रभाव हैं? तो विश्व भर में नशीले पदार्थों के सेवन की अलग अलग स्वरूप विद्यमान है, लेकिन आमतौर पे जिन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है वो है शराब, दूसरा अवसादक या शांतिकारक पदार्थ, तीसरा उत्तेजक पदार्थ, चौथा नार्कोटिक, पांचवा भ्रमोत्तक और छठवा जो भ्रम उत्पन्न करें, है ना, और छठवा निकोटीन, ठीक है। अब हम जानते हैं शराब के बारे में। शराब क्या है?
शराब देखिए जो ठंडे देश हैं वहाँ लोग नियमित तौर पर इसका प्रयोग करते हैं, परंतु विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर इसका अल्प मात्रा में प्रयोग किया जाए तो ये शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है। ये व्यक्ति के भीतर सामाजिक प्रेरणा उत्तेजना के रूप में कार्य करता है, और परंतु अगर इसका अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है तो ये व्यक्ति के लिए घातक हो जाता है। जैसे उच्च वर्ग में मैंने आपको बताया कि ठंडे देशों में तो इसे सामान्य माना जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये शरीर के भीतर चेतना को जागृत करता है और गर्माहट उत्पन्न करता है, सामाजिक क्रियाओं को उत्तेजना के रूप में ये कार्य करता है। परंतु कुछ वर्ग ऐसे हैं जहाँ विश्व भर में, चाहे वो ठंडे प्रदेश हों चाहे वो गर्म प्रदेश हो, उच्च वर्ग में इसे एक सामाजिक मान्यता दी गई है। इसे कहीं ना कहीं एक प्रतिष्ठा के रूप में देखा जाता है, इसे हाई क्लास प्रोफाइल एस्पेक्ट के रूप में देखा जाता है। और कई बार मित्रों के दबाव के कारण या पति पत्नी के कामकाजी होने के कारण या सिर्फ फैशन के तौर पर ही व्यक्ति या माता पिता की बालपन में मृत्यु हो गई है तो ऐसे व्यक्ति शराब या मदिरा पान का आरंभ कर देते हैं और उसकी आदत विकसित हो जाती है। और ये क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप अधिक मात्रा में मदिरा पान करते हैं, शराब का प्रयोग अगर कोई व्यक्ति करता है तो देखने में ये आया है कि वो एक अलग सेल्फ मेड इमेजिनेटरी वर्ल्ड में इस तरह से इन्वॉल्व हो जाता है कि उसको लगता है कि उसके आसपास जो कुछ भी है वो चेतन नहीं है और उसकी पीड़ाएं मिथ्या हैं। ठीक है, तो लेकिन एक बात हमें ये बात समझनी होगी कि ये एक सिर्फ गंभीर समस्या, इस गंभीरता को दो आधारों पे देखा जा सकता है। केवल भारत ही नहीं, विश्व स्तर पर इसके निवारण के अनेक प्रयास किए जाते हैं, परंतु वर्तमान समय में मैंने आपको बताया कि जो युवा पीढ़ी है, भौतिक संस्कृति ने बहुत कम समय में अधिक से अधिक पाने की उत्कंठा जो एक मनुष्य के भीतर उत्पन्न की है, उसका नतीजा ये रहा है कि नहीं मिलने की स्थिति में व्यक्ति बहुत इजीली अपनी पेशेंस खो देता है, अपना संयम खो देता है और उस दर्द को, उस परेशानी को दूर करने के लिए, उस डिप्रेशन, उस अवसाद को दूर करने के लिए वो मादक द्रव्यों का प्रयोग आरंभ कर देता है। इसके बाद हम आते हैं शामक, अवसादक या शांतिकारक पदार्थ। ठीक है, ये पदार्थ कौन से होते हैं? शामक या अवसादक पदार्थ केंद्रीय जो हमारे सेंटर नाड़ी मंडल है उसको अशक्त करके नींद उत्पन्न करते हैं, मतलब व्यक्ति मदहोशी की अवस्था में आ जाता है, अर्थात इसका मतलब वो उसका लगता है कि वो बिल्कुल शांति में जा चुका है, तो इसका प्रभाव शांतिकारक होता है। अब इस प्रकार की श्रेणी में ट्रैंक्विलाइजर, शांति पदार्थ करने वाले द्रव्य आते हैं। सामान्यतः इन द्रव्यों का प्रयोग शल्य चिकित्सा के पूर्व और बाद में रोगियों को आराम और शिथिलीकरण के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये इसका प्रयोग डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है, के द्वारा मरीज के लिए किया जाता है। किस लिए? रोगी के आराम की स्थिति में, और जब शल्य चिकित्सा हो जाती है, उसका ऑपरेशन होता है, मेजर ऑपरेशंस होते हैं, तो उसके शरीर को आराम मिले, उसका शरीर स्थिर रहे, इस प्रकार से किसी प्रकार से चिकित्सीय दृष्टि से जो उच्च रक्तचाप है या अनिद्रा है, नींद ना आना है, मिर्गी के रोगों का उपचार करने के लिए कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय नाड़ी मंडल है, वो थोड़ा सा शांत हो जाए, थोड़ा सा शिथिल हो जाए, व्यक्ति रिलैक्स हो जाए। और लेकिन जब इसका अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है तो व्यक्ति चिड़चिड़ा, आलसी, निष्क्रिय बन जाता है, और अधिक मात्रा में इसकी खुराक अगर व्यक्ति लगातार लेता रहता है तो उसके काम करने की शक्ति, ध्यान की शक्ति सब कुछ प्रभावित होती है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं उत्तेजक पदार्थ की। उत्तेजक पदार्थ क्या है? जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये पदार्थ, इस पदार्थ का सेवन करने से व्यक्ति के भीतर उत्तेजना पैदा होती है। ठीक है, और इस पदार्थ को क्या होता है, अधिकतर मुख से लिया जाता है और कई बार इंजेक्शन से भी, कुछ पदार्थ इंजेक्शन से भी लिए जाते हैं। इसमें इन पदार्थों का व्यसन करने वाले, इन पदार्थों को जो उपयोग करते हैं, उनकी शारीरिक निर्भरता की तुलना में मानसिक निर्भरता अधिक हो जाती है। ये याद रखिएगा, उत्तेजक पदार्थ में मानसिक निर्भरता अधिक हो जाती है, अतः अचानक बंद किए जाने पर वह व्यक्ति मानसिक अवसाद की स्थिति में पहुंच जाते हैं। व्यक्ति की स्थिति बहुत डरावनी हो जाती है।
वो अपने आप को मेंटली बिल्कुल स्टेबल नहीं कर पाता, वो इस तरीके से सोसाइटी के साथ रिएक्ट करता है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रिएक्ट करता है कि एक बहुत तनाव की स्थिति उस पूरे एनवायरनमेंट में, उस पूरे पर्यावरण में हो जाती है जहाँ वो व्यक्ति उपस्थित होता है। तो उत्तेजक पदार्थ, जो मादक पदार्थों का सेवन निद्रा और उदासी को दूर करने के लिए व्यक्ति करता है, परंतु ये जब भी, जैसे कैफीन, कोकीन, ये सब चीज़ें हैं जो व्यक्ति को उत्तेजना देती हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सक्रिय बनाती हैं, फुर्तीला बनाती हैं, परंतु अगर इसका दीर्घकालिक प्रयोग बहुत भारी रूप से प्रयोग किया जाता है तो ये बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक विकारों को उत्पन्न करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं जो सबसे घातक श्रेणी आगे बढ़ती जा रही है वो है नार्कोटिक, है ना। ये नार्कोटिक क्या है? अफीम के विभिन्न रूप जैसे चरस, गांजा, हेरोइन, स्मैक, ब्राउन शुगर, मॉर्फिन, ये सारे नार्कोटिक श्रेणी में आते हैं और ये पूरी तरीके से गैर कानूनी हैं। ठीक है, अब देखिए शराब पीना, व्यक्ति अगर शराब खरीद के लेके जाता है, अपने घर पे पीता है तो गैर कानूनी नहीं है, लेकिन आप कहो कि वहाँ गैर कानूनी की अवस्था कब आएगी? जब आप शराब का सेवन करके पब्लिक प्लेस पे जाएंगे। ठीक है, लेकिन नार्कोटिक पदार्थों का प्रयोग करना गैर कानूनी है, उसे खरीदना गैर कानूनी है, इसके लिए व्यक्ति को जेल की सज़ा होती है। तो व्यक्ति को इन पदार्थों का व्यसन करने से चिंता, उदासी, विवाद, ये सारी चीज़ों को व्यक्ति वो महसूस करता है, क्योंकि इससे वो व्यक्ति आनंद, देखिए एक सेल्फ इमेजिनरी वर्ड में वो अपने आप को इतना बलवान समझने लगेगा, वो अपने आप को इतना प्रभावशाली समझने लगेगा, जो किसी कुछ स्थिति नहीं, क्यों समझने लगता है? क्योंकि उसका स्नायु तंत्र बिल्कुल समाप्त होने लगता है और जो उसने अपने जीवन के लिए कल्पना की है वो कल्पना, वो इमेजिनरी वर्ड, उसके साथ साथ जब उसने वो नशीले पदार्थ लिए हैं तो वो उसकी उदासी को, चिंता को दूर करते, क्योंकि वो वास्तविकता से बिल्कुल हटता चला गया और ऐसी स्थिति में अपने आप को बड़ा सामर्थ्यवान महसूस करने लगता है। तो हेरोइन, मॉर्फिन, कोकीन, ये सारे वो हैं जो इंजेक्शन के द्वारा लिए जाते हैं। वहीं अफीम, गांजा व्यक्ति नाक से खींचता है या चिलम का सहारा लेता है, लेकिन इन और साथ में ये बात भी महत्वपूर्ण है कि ये सारे पदार्थ लेने पर व्यक्ति शारीरिक तौर पर बहुत क्षीण होता चला जाता है। क्यों क्षीण होता चला जाता है? क्योंकि उसे भूख ही नहीं लगती, वो इतना नशे में रहता है कि उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो स्वतः ही समाप्त होती चली जाती हैं। वो सिर्फ अपना एक जो कल्पना का संसार है उसके मध्य वो जी रहा होता है। और ऐसी स्थितियों में जब वो बहुत अधिक मात्रा में ले रहा और उसका अचानक से सेवन बंद कर दे तो उसको पसीना आना, दस्त, मिचलाहट, टांगों में ऐंठन, मानसिक वेदना, इस प्रकार की पीड़ाएं होने लगती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं एक और जो प्रकार है मादक पदार्थों का, वो है भ्रमात्मक, जिससे भ्रम पैदा हो, भ्रांतिजनक पदार्थ। इन पदार्थों का जो व्यसन है वो SSD का प्रयोग किया जाता है। ये व्यक्ति द्वारा निर्मित एक रासायनिक पदार्थ है। यह नशीला पदार्थ इतना शक्तिशाली है कि इसकी 1 तोले से ही 3 लाख डोज बनाई जाती हैं। नमक के दाने से भी कम आप कल्पना कीजिए, नमक का दाना, नमक का एक ही की चम्मच में नमक के दाने से भी कम इसकी मात्रा मनुष्य में कई मनोरोग प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर देती हैं और इस पदार्थ के सेवन से 8-10 घंटे तक नींद लाना लगभग असंभव है। और LSD के लेने के पश्चात गांजे के समान ही व्यक्ति का शरीर प्रतिक्रिया करने लगता है और कई बार व्यक्ति इसको इस्तेमाल करके हिंसक अपराध भी कर लेता है। चिकित्सकों द्वारा इन पदार्थों के सेवन करने की सख्त तौर पे मनाही है। सलाह दी जाती है कि ऐसे पदार्थों का प्रयोग ना किया जाए। अब एक और जो पदार्थ है वो है निकोटिन। निकोटिन क्या है? जो भारत में, देखिए सबसे कमाल की चीज़ है कि आप ये माने ये लिंग जनित समस्या है कि सिर्फ पुरुष ही इन सब चीज़ों का उपभोग करते हैं, ऐसा कदापि नहीं है। स्त्रियां भी बहुत अधिक इन सारी जो मादक पदार्थ हैं उनका प्रयोग करती हैं। अब जब हम आखिर में निकोटिन की बात करते हैं तो निकोटिन क्या है? सिगरेट, बीड़ी, सिगार, चुरट,
है ना, तंबाकू। अब आप अपने अड़ोस पड़ोस में देख लीजिए, भारत तो इस समस्या से बहुत अधिक ग्रसित है। पढ़े लिखा वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जहाँ पर निकोटिन पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाता। जबकि लगातार ये एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दी जाती है, अनेक प्रकार के विज्ञापन दिखाए जाते हैं कि किस प्रकार से ये निकोटिन का सेवन कैंसर का एक प्रमुख कारण होता है। अगर तंबाकू का व्यक्ति सेवन करता है तो मुख्य कैंसर की कितनी अधिक संभावना बढ़ जाती है। अगर व्यक्ति सिगरेट, बीड़ी, इन पदार्थों का, सिगार का प्रयोग करता है तो उसके फेफड़ों के कैंसर की कितनी अधिक संभावना बढ़ जाती है। यहाँ तक कि ये बिकने वाले निकोटिन पदार्थ में ये चेतावनी भी प्रमुखता दिखाई देती है। बावजूद इसके बहुत दुखद स्थिति ये है, आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि जो प्रबुद्ध समाज है, जो पढ़ा लिखा समाज है, वो भी खुलेआम इसका प्रयोग करता है। इसकी संपूर्ण वास्तविकता को जानने के बावजूद भी ये सबसे दुखद स्थिति है। तो जब ये समाज इसका प्रयोग करता है तो आप उनसे क्या अपेक्षा करेंगे जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो इनके साइड इफ़ेक्ट्स को, इनके नुकसान को नहीं जानते हैं। तो तंबाकू का सेवन, जैसे मैंने पूर्व में कहा, दिल की बीमारी, फेफड़े के कैंसर, श्वास नली की तकलीफ़ें, ये सब प्रकार के बीमारियों का जनक है। तो निकोटिन का कैसे प्रयोग किया जाता है? धूम्रपान के द्वारा, सूंघने से और पान में रखकर या चूने के साथ मलकर। अधिकतर जो तंबाकू है उसे लोग चूने के साथ मलकर भी खाते हैं और इस प्रकार से भी मुख से भी ग्रहण करते हैं। धूम्रपान तो आप जानते ही हैं। लेकिन ये बात तय है कि तंबाकू और शराब के सेवन से 65% से अधिक व्यसनी हम अगर भारत की बात करें तो मिल जाएंगे, और बहुत अधिक। अगर हम ग्रामीण महिलाएं, यहाँ तक कि आप देखिएगा कि बीड़ी का प्रयोग ग्रामीण महिलाएं भी बहुतायत मात्रा में करती हैं। तो आज हमने बहुत विस्तार से इस तथ्य को जानने और समझने की चेष्टा की। विद्यार्थियों, देखिए कुछ विषय ऐसे हैं, हम सामाजिक समस्या का जो आपका पेपर पढ़ रहे हैं उसमें निरंतर हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, आप क्योंकि भावी समाजशास्त्री, हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, आप भली भांति ही जानते हैं कि समाजशास्त्र का जो विद्यार्थी है उसका मौलिक दायित्व क्या होता है कि समाज में व्याप्त विभिन्न समस्याओं के कारणों को जानना और कार्य कारण संबंधों को जानना। ठीक है, अब जब आप इन कार्य कारण संबंधों को जान जाते हैं तो उन समस्याओं के निवारण के लिए जो विषय विशेषज्ञ हैं, जो सामाजिक नीतियों के निर्धारक हैं, उनके लिए समाजशास्त्री एक हेल्पफुल टूल के रूप में कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए सामाजिक समस्याओं के विभिन्न जो प्रारूप हैं, विभिन्न फॉर्म्स हैं, तरीके हैं, उनको जानना ज़रूरी है। क्यों व्यक्ति इस प्रकार के मुझे याद है कि मैंने मादक द्रव्यों का अध्ययन जब मैं द्वितीय वर्ष में पढ़ रही थी और उस समय हमारे यहाँ जिस सिलेबस प्रिस्क्राइब था उसमें प्रैक्टिकल था। प्रैक्टिकल में मैंने मादक द्रव्यों में धूम्रपान का जो युवा में बढ़ती हुई प्रवृत्ति के संबंध में अध्ययन किया था, रिसर्च किया था, और मैंने ये पाया था कि बहुत सारे युवा तो सिर्फ इसलिए धूम्रपान करते हैं, कोई कारण नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल रीज़न नहीं है, लेकिन मैंने अपने अध्ययन में ये पाया था कि, और ऐसे अध्ययन बहुत आयता हुए हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो अपने मित्र समूह के दबाव के कारण इसको अपनाती है, या कई बार सो कॉल्ड जो आपके टीवी या मूवी के जो एक्टर हैं उनसे प्रभावित होकर इस व्यसन को अपनाया जाता है। और बहुत कम कारण ऐसे मिले हैं जहाँ पर ये देखने में आया है कि स्वतः प्रेरित होकर नहीं, क्योंकि धूम्रपान अधिकतर मित्र समूह के दबाव में आकर आरंभ किया जाता है, परंतु धीरे धीरे ये एडिक्शन बन जाता है। इसलिए ऐसे मित्र समूह और कौन कौन से कारण हैं इनको जानने के लिए आप अनेक शोध कर सकते हैं, लेकिन आपके सामने वो पृष्ठभूमि हो तो आपके लिए वो सहजता हो जाती है। इसीलिए अदरवाइज आप ये सोचेंगे कि सामाजिक समस्या का पेपर पढ़ने का औचित्य क्या है। समाजशास्त्र में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हर वर्ष आप दो पेपर, फर्स्ट और सेकेंड पेपर पढ़ रहे हैं। हर पेपर को पढ़ने के पीछे कोई ना कोई तार्किक कारण है, और सेकेंड ईयर में जो सोशल प्रॉब्लम का पेपर है उसका तार्किक कारण मैंने आपको बता दिया कि इस पेपर को पढ़ने का, इस प्रश्न पत्र को पढ़ने का
आप भली भांति इस तथ्य से परिचित हो जाएंगे कि समाज में किस प्रकार की सामाजिक समस्याएं व्याप्त होती हैं, और अगर भविष्य में आप इससे संबंधित अध्ययन करना चाहेंगे तो आपने जो कुछ ये पढ़ा है वो आपके लिए बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगा। अपेक्षा यही करती हूँ कि आने वाले समय में आप जितना कुछ आपको पढ़ाया गया है आप पुराने पृष्ठों को पलट कर देखने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे समय पास आता चला जाएगा और फिर आपका फरवरी माह आ जाएगा। तब तक ये कोरोना का प्रभाव, मैं ऐसी आशा करती हूँ, पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो उस स्थिति में जब आपकी वार्षिक परीक्षा होगी तो ये सारा पढ़ा हुआ आपके बहुत अधिक काम आएगा। लेकिन ये तभी होगा जब आप निरंतर पढ़ने का प्रयास करेंगे और आप ऐसा करेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ। आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।